जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं विजुअल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है भाई, जो कि आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, चर्चा में रहेगा भाई। ये करंट है आज का आपका 11 मई 2022 में। चलिए, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, 2022 का पहला चंद्र ग्रहण चर्चा में है। भाई क्या चर्चा चल रही है? 2022 का पहले चंद्र ग्रहण की चर्चा चल रही है भाई, कि चंद्र ग्रहण चर्चा में है, तो उसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि हो सकता है आप लोगों से आगे इस बारे में क्वेश्चन है पूछा है। चलिए बात करते हैं आपका 2022 का चंद्र ग्रहण का असर भारत में कम पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कब लगने वाला भाई आपका ये 16 मई 2022 को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ये भाई क्या होगा? आपका पहला चंद्र ग्रहण। हालांकि इससे पहले आपका सूर्य ग्रहण लग चुका है भाई, सूर्य ग्रहण लग चुका है। तो इस वर्ष का सूर्य ग्रहण कब लगा था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। तो 30 अप्रैल को लगा था भाई। कब लगा था आपका ये? 30 अप्रैल 2022 को सूर्य ग्रहण लगा था। ठीक 15 दिन बाद आपका ये भी लग रहा है चंद्र ग्रहण में। कितने दिन बाद लग रहा है आपका? 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण लग रहा है, जिसे चंद्र ग्रहण का असर भारत के अंदर देखा जाएगा, कम देखा जाएगा, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करेंगी, क्योंकि पहला चंद्र ग्रहण है, इसलिए बड़ा विशेष यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। 16 मई को क्या है विशेष भाई? 16 मई को बैसाख की पूर्णिमा है। ध्यान रखेंगे, बड़ा पवित्र दिन माना जाता भाई। पूर्णिमा है, बैसाख का पूर्णिमा है 16 तारीख को। और ये इसका असर की अगर हम बात करें तो थोड़ा कम रहेगा। साथ ही यह पहला है, पहले के साथ ये कि आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण है भाई, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीधा सा पूछ लेगा इनमें से कौन सा जो चंद्र ग्रहण था जो कि पूरा था, तो ये आपका जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये आपका पूरा चंद्र ग्रहण है भाई। ठीक है, ओके। कितने बजे लगेगा ये? इस दिन की अगर हम बात करें तो ये 7:02 से शुरू होकर के आपका टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 7:02 से लेकर के आपका ये, और 12 कह सकते 20 मिनट तक, 12:20 तक ये आपका रहने वाला है। 7:02 से लेकर के और 12:07 AM कह सकते हो आप इसको, 7 AM से और 12 PM तक आपका ये रहने वाला है। 12 PM तक ये आपका रहने वाला चंद्र ग्रहण के टाइम की बात करें तो 16 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो पहला सूर्य ग्रहण आपका 30 तारीख को लग चुका है। यहां से क्वेश्चन आप लोगों के बीच में फंसने के प्रबल आसार रहेंगे। चंद्र ग्रहण लगता कब? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सीधी सी बात करें साइंस की भाषा में तो चंद्र ग्रहण लगता कब है भाई आपका ये चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है भाई। चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया किस पर? चंद्रमा पर पड़ती है, तब आपका ये ग्रहण लगता है। कब लगता है आपका ये? जब पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है, तो ये ग्रहण लगता है। जैसे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी परछाई इस पर पड़ रही है, जिस भी शब्द पर मेरी परछाई पड़े तो उस पर ग्रहण लग रहा है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये चंद्र ग्रहण था जो इस साल का पहला, जो कि आपका चर्चा का विषय रहेगा भाई। ठीक है, ये कहां पर ये जो पहला चंद्र ग्रहण है, इसका ज्यादा असर कहां? दक्षिण पश्चिमी यूरोप है, एशिया है। देखिए दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्टर्न जो आपका यूरोप है, यूरोप में भी पड़ेगा। साउथ जो वेस्ट आपका एशिया के अंदर भी इसका रहने वाला है, दक्षिण एशिया। और आपका अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के अंदर भी इसका देखने को मिलेगा भाई। उत्तरी जो अमेरिका है उसमें भी इसके असर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। आमतौर पे जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए भाई? इस समय खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, खास करके तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के रखने चाहिए भाई। और सूतक काल, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रहण से पहले का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ग्रहण से पहले सूतक काल अगर पूछे, सूतक काल तो ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले भाई, 9 घंटे जो पहले है आपका क्या हो जाता है? सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। कौन सा समय प्रारंभ हो जाता है आपका? सूतक काल यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। ये था आपका शानदार क्वेश्चन। पहला चंद्र ग्रहण कब लगा, पहला सूर्य ग्रहण कब लगा, दूसरा क्वेश्चन चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है। सूतक काल आपका ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले स्टार्ट होने लगता है। इस समय खाना पीना नहीं चाहिए आप लोगों को, तुलसी के पत्ते डाल के रखने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें और भी बहुत सारी यहाँ पर हैं जो आपके
कह सकते हैं हम। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ये सूतक काल जो आपका ये वहीं पर मान्य है जहां पर इसका चंद्र ग्रहण का असर होता है। ठीक है भाई, आप लोगों से पूछ लेगा कि सूतक काल क्या होता है, सूतक से इस जो ग्रहण है उससे कितने घंटे पहले, तो 9 घंटे पहले का जो समय वहां से इसका सूतक काल आपका प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा के अंदर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका ये भी भाई। ठीक है, अभी हाल ही में है आपका सेरेब्रल एंजियोम, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेरेब्रल एन्यूरिज्म चर्चा में है। ये क्या है? सेरेब्रल एन्यूरिज्म चर्चा में। बहुत शानदार क्वेश्चन भाई आपका, ये भी पूछा जाएगा क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो जरूरी बात है भाई यहाँ इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी है क्या भाई, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद पॉइंट नोट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी बीमारी है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है आपकी ये बीमारी है। दूसरी बात ये बीमारी प्रसिद्ध अब चर्चा में क्यों, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति को हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि वो अपना इलाज करा रहा है, डॉक्टर ने इसकी सर्जरी बताई है लेकिन वो किससे करा रहा है, चीनी पत्ती से अपना इलाज करा। चौथा क्वेश्चन आपका निकल के आता है इसका साइन और सिम्टम। इससे क्या होता है, जिसमें सिर के अंदर एक हवा का गुब्बारा सा बनता है जिससे क्या होता है ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिससे आपका हार्ट अटैक आ सकता है और भी बहुत सारी चीजें, यानी कि कुल मिलाकर के बंदा क्या हो सकता है, टिकट कट सकती है। समझ गए ना? तो चलिए इसकी बात करें। और ये किसको रखी है, छाव में हो जाऊं बोले तो क्या कौन भाई आपका सी जिनपिंग। तो सबसे पहले तो बात करिए कि आपकी बीमारी है भाई, बीमारी है किसको रखी है, जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति साहब जो चीन के राष्ट्रपति को ये बीमारी हो रखी है भाई। चीन के राष्ट्रपति इससे ग्रसित हैं। वो इलाज किससे करा रहे हैं, आपके चीनी पद्धति द्वारा इसका इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों ने क्या बताया, डॉक्टरों ने इसकी सर्जरी या ऑपरेशन इसका इलाज है भाई। क्या बताया डॉक्टरों ने, सर्जरी या ऑपरेशन इसका इलाज है, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म जो आपका है, एन्यूरिज्म ये आपका चर्चा में भयंकर बीमारी है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग भी इसका, और काफी समय से वो इसको लेकर के परेशान भी हैं। ये ज्यादातर किन लोगों को होती है, 50 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो व्यक्ति हैं उनको हो सकती है, परंतु किसी भी उम्र में भी हो सकती है भी। किसी भी आयु का जो व्यक्ति है वो इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, यानी कि कोई भी कितनी भी एज हो, कोई भी किसी भी बंदे को बीमारी आपकी लग सकती है। ये भी चर्चा का विषय है। ठीक है, ओके। इसमें होता क्या है, इस बीमारी के अंदर क्या होता है भाई, इस बीमारी की अगर हम बात करें तो रक्त वाहिका में एक उभार बनता है। रक्त वाहिका में एक उभार सा बनता है, यानी कि वो फूल जाती है नसें। ठीक है, ब्रेन के अंदर में। ठीक है, और बीमारी रिपोर्ट्स करने से यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज्यादा पाई जाती है जो अनुवांशिक हो सकती है भाई, अनुवांशिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी भाई आपका रक्तचाप ज्यादा होता है जिनका, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा भाई यहाँ पर, और नसों का कमजोर होना भाई, नसों का क्या होना, नसों का कमजोर होना भी इस बीमारी का कारण हो सकता है। और संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्क क्षय, जिनको संक्रमण है मस्तिष्क में चोट है, ये भी कह सकते हो। जिनको ब्रेन ट्यूमर वगैरह, क्या रक्त वाहिनी उभर जाती है, इसके अंदर अनुवांशिक बीमारी हो सकती है, नसों का कमजोर होना हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, रक्तचाप की बात यहाँ पर हो सकती है, मतलब ठीक रक्तचाप ठीक नहीं होना भाई। साथ में यहाँ पर क्या आपका संक्रमण की बात कर सकते हैं, ब्रेन हेमरेज की बात कर सकते हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर हो, तो उन सबको ये बीमारी आपकी हो सकती है। ये शानदार क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके लक्षण क्या है भाई, सिर दर्द वो भी तेज, हाथ पैरों का दुखना, हाथ पैरों में दर्द भाई कह सकते हो, हाथ पैरों में दर्द भी कह सकते हो आप। ठीक है, हाथ पैरों में लकवा मार जाना, ये भी फिस्ट भी भाई आपका, फिस्ट या मिर्गी, ये सब इसके क्या है लक्षण। बहुत तेजी से सिर में दर्द होना। अब किसी के नॉर्मल सिर में दर्द होता तो टेंशन में मत हो जाना। ये सर ने बताया था कि हमारे को सेरेब्रल इंजरी, कभी डॉक्टर बन जाओ, किसी के सिर में दर्द हो रहा बोले ओ भाई रुक इलाज करा ले। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई अभी हाल ही में
क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपका चर्चा का विषय है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या चर्चा का, अभी हाल ही में ई जनगणना चर्चा में है, इसकी घोषणा किसने करी है? और चीन के राष्ट्रपति कौन है? 2-3 क्वेश्चन चीन को लेकर के अगर हम करें तो कर सकते हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है। चीन की राजधानी की बात करें तो क्या बीजिंग चीन की राजधानी है। हुबई प्रांत वह प्रांत है जो वर्ल्ड फेमस है। हुबई प्रांत क्यों फेमस है? क्यों? देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखे, क्या क्या नोट करेंगे आप लोग। देखिए बीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये राजधानी है, पहला पॉइंट। वुहान सिटी है, फेमस है। वुहान सिटी क्यों फेमस है? यहाँ पर कोरोना भाई साहब आए थे, ठीक है, नेवल कोरोना, एक्चुअली पूरा नाम क्या है? नेवल कोरोना, ठीक है। ये कोविड-19 का स्टार्ट हमने विश्व का पहला व्यक्ति मरीज जो कहां पर यहीं पर मिला था। साथ में बात करें किस प्रांत के अंदर, ये तो वुहान सिटी है, हुबई प्रांत है। कौन सा प्रांत आपका? हुबई प्रांत है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखो वुहान सिटी, हाँ वुहान सिटी एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की क्या भाई? एशिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट है भाई। सी फूड मार्केट है, यहाँ मछली सब कुछ मिलता है, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। शीतकालीन ओलंपिक भाई, आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 के अंदर कहाँ पर हुआ था? बीजिंग के अंदर हुआ था, जिसमें भारत ने क्या किया था? राजनीतिक बहिष्कार किया था। ये भी चर्चा का विषय रहेगा भाई आपका, ठीक है। राजनीतिक बहिष्कार किया था। अगला शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाला तो यहाँ हुआ, तो 2026 का कहां पर होगा ये ध्यान रखेंगे। 2026 का शायद इटली होगा, एक बार चेक कर लेना भाई। कहां पर होने वाला आपका? ये इटली के अंदर होने वाला है। 2022 का ओलंपिक भी शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक ये होना कब था? ये 2022 के अंदर होना था। और ये हो कब रहा भाई आपका? ये 2021 में हुआ। और अगला कहां पर होगा? 2024 में। ये कहां पर होगा? फ्रांस पेरिस के अंदर होने की इसकी संभावना है। 2028 के ओलंपिक की बात करें, 2028 का ओलंपिक कहां होगा आपका? लॉस एंजेलिस के अंदर होने वाला है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। तो चीन के अंदर आपको पता है ये सारी चीजें आपकी और समस्या से जूझ रहे हैं, और हर दिन चीन का ताइवान के साथ में, तो ताइवान के साथ भी पंगा हो रखा है, ठीक है। और अभी रूस का समर्थन कर रहा है, अमेरिका के साथ तो पंगा है ही है भाई। और भी बहुत सारी चीजें बताने की, लेकिन बट ये जो जरूरी चीजें हैं वो तो कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। ई जनगणना की घोषणा करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ई जनगणना की घोषणा की गई है। ई जनगणना की घोषणा की गई है किसके द्वारा? जो कि आपका चर्चा में। देखिए ई जनगणना की बात करें तो पहले तो ये कि भारत के अंदर जनगणना यानी कि मनुष्य जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जनगणना का काम क्या कहलाता है आपका? जनसंख्या जनगणना मनुष्यों की जाएगी। उसके अंदर एक्चुअली सारी चीजें यहाँ पर काउंटेबल होती हैं। और भारत जैसे देश के अंदर जहां पर सबसे इतनी बड़ी जनसंख्या हो, तो वहां पर इस प्रकार की जनगणना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। एक्चुअली लास्ट जो जनगणना की अंतिम जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कहां पर हुई है भाई? कब हुई आपकी? 2011। अगली कब होनी थी? 2021 के अंदर होनी थी, जो कि आपका किसके? नेवल जो कोरोना है, नेवल कोरोना वायरस जो था, कोरोना जो वायरस था, इस कोरोना वायरस के चक्कर में ये टल गया। इसे कह सकते हैं कोविड-19 जो बीमारी है, कोविड-19 बीमारी के कारण आपकी नहीं हुई, ठीक है। कब होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब लेकिन ये ई जनगणना की यहाँ पर घोषणा करी है, यानी कि इसे डिजिटल जनगणना बनाया जाएगा। लोगों का जो डाटा है वो आपका एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल करके ई जनगणना होगी, जो कि कितने वर्ष के लिए जिम्मेवार होगी? 25 वर्ष के लिए होगी भाई। कितने वर्ष के लिए कह सकते हो? 25 वर्ष तक का उसका आंकड़ा रखा, मतलब उसका एक टारगेट लेकर के चला जाएगा, जैसे 10 वर्ष में होती है, ठीक है। ओके, अंतिम तो भारत में पहली जनगणना की भी बात यहाँ पर करते हैं। तो पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? और साथ ही 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? साथ ही जनगणना के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत बार कराए भाई। जनगणना के जो जनक क्वेश्चन नंबर 1 पहली जनगणना, क्वेश्चन नंबर 2 जनगणना के जो जनक के नाम से किसको जाना जाता है, किसने प्रारंभ की? एक है आपका रेगुलर, किसने स्टार्ट किया इसको? रेगुलर अगर हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष आपकी ये कब आरंभ हुई है? ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जनगणना को लेकर के, ये आप लोगों के बीच में होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो असर है, इसकी ई जनगणना की घोषणा किसने करी है? अमित शाह ने करी है। अमित शाह
और अमित शाह की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से मंत्री हैं, तो गृह मंत्रालय इनके पास है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा शानदार सा और आता है कि गृह जनगणना किस मंत्रालय के अंडर आती है भाई, ठीक है। ओके चलिए, इन्होंने भी बात करें ई जनगणना के 25 वर्षों की नीतियों का आकार देगी। क्या करेगी ई जनगणना आपका 25 वर्षीय नीतियों को आकार देगी। कितने वर्षों के, 25 वर्ष की नीतियों को आकार देगी। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है। ओके, ये कहां पर इन्होंने ये घोषणा हुई आपकी, अमित शाह के 2 दिवस दौरे पर थे, अभी हाल ही में चर्चा में थे। तो 8 मई की अगर मैं बात करूं, देर रात असम पहुंचे थे, 2 दिन का इनका दौरा था। 8 मई रात को कहां पर पहुंचे थे, असम, और वहां पर इन्होंने जिक्र किया था। जब जनगणना की तो जिक्र बात आती है तो एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे, जिसके पीछे लेकर के यहाँ पर क्या हुआ था भाई, हल्ला मचा था, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं। एनआरसी आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल रेजिडेंशियल, जो एनआरसी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दरअसल एनआरसी नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन रजिस्टर ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ ए सिटीजन, इसकी बात हो रही थी। एनआरसी कहां पर लागू है आपका, वर्तमान में केवल असम के अंदर लागू है, और अमित शाह ने क्या बोले, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। सीधा सा पूछे एनआरसी का संबंध किससे भी आपका, तो ये भी जनसंख्या से है, और फिलहाल कहां पर, ये आपका केवल असम के अंदर लागू है। इसमें सभी वैध नागरिकों का, एनआरसी में क्या होगा, जो सभी वैध नागरिकों का क्या रखा जाएगा भाई, रिकॉर्ड होगा, और लोगों ने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके इस एनआरसी का विरोध किया। अब यहाँ पर जब असम की बात आई है, एनआरसी की बात आई है, तो एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, एक और बात यहाँ पर आती है आप लोगों की, और वो है आपका असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार कराया भाई आप लोगों को, असम अकॉर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उस समय पीएम कौन थे, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ठीक है। सारी चीजें नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी हरकत रखनी है, जो क्वेश्चन एक बार करा दिया बार बार रिपीटेशन मिलूंगा, क्वेश्चन जरूर फेंक के जाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये था क्यों अमित शाह, हाँ मंत्रालय गरम, और कौन सा मंत्रालय इनके पास, नया मंत्रालय है भाई, और वो कौन सा है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आपके एक बार क्वेश्चन फिर बात करता हूँ भाई। देखिए, हमने बात करी ई जनगणना की, बात करी कितने इसकी जो नीतियां रहेंगी, कितने 25 वर्ष के लिए नीतियां रहेंगी, 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, जो कि भारत के अंदर है, हर 10 वर्ष के अंदर होती है। 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी। अब उसका क्या है, वो आगे सर गई आपकी कोविड-19 के चलते हुए, ठीक है, वो आगे आपकी नहीं हो रही है अभी। तो 2000, और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान टीचरों का रहता है। बहुत बड़ा देश है, जनगणना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, और अभी जनगणना होगी। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इनकी जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो और भी कई विवाद यहाँ पर बनते हैं आपके। एक लोगों ने अभी जातिगत जनगणना के ऊपर भी बात करी थी। जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं लोग, तो वोटों के हिसाब से, वोटों की राजनीति करने के लिए लोग जातिगत जनगणना के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। जातिगत जनगणना भी आपका विवाद का विषय है। हाँ, या एक क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही में जो सारा डाटा दिया जाएगा आपका, ये किसके अंदर दिया जाएगा भाई, आपका मेरा परिवार सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने पर पहले से सभी ऑनलाइन करेगा भाई। मेरा आपसे पूछेगा मेरा परिवार सॉफ्टवेयर का संबंध, मेरा परिवार सॉफ्टवेयर पर पूरा डाटा भरा जाएगा। मेरा परिवार सॉफ्टवेयर का संबंध भी आपका जनगणना से ही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका चर्चा में है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है आपका। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की दिवस कब मनाया गया, आज मनाया गया जाएगा भाई। कब मनाया जा रहा है, आज आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एंड कह सकते हो NTD, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हम इसको मना रहे हैं। किसको भाई, 11 तारीख को। आंसर की बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, 11 तारीख को हम 11 मई को हम इस डे को मनाते हैं। इसके पीछे कारण ये है, 11 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, नेशनल आपका कह सकते हैं प्रौद्योगिकी डे, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ही क्यों मनाते हैं, ये यहाँ पर बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय दिवस का महत्वपूर्ण इतिहास है इस दिन को लेकर के अगर हम बात करते हैं
चलो इससे पहले इसकी एक बात कर लेते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है। भारत की तकनीकी प्रगति, भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि, भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में कह सकते हो, के रूप में इसको मनाया जाता है, रूप में मनाया, यानी कि इस दिन कोई भी तकनीकी भारत ने इजाद करी है या उस चीज को क्या किया है, अपने आप में एक सफलता हासिल करी है साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो वहां उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 2022 की थीम की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एकीकरण, तो इसकी 2022 का विषय अगर हम पूछें तो ये क्या है, टिकाऊ भविष्य के लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 2022 की अगर हम बात करें, 2022 का विषय है मेरा आपका टिकाऊ भविष्य के लिए, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विज्ञान और आपका टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, ये 2022 का विषय या थीम भी कह सकते हो आप इसको। तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है भाई, ये इस 2022 की यहाँ पर ये बात कर रहा है। चलिए भाई, पसीना आ रहा है बहुत सारा भाई, ठीक है। चलिए, पसीना तुम्हें भी आना चाहिए, अगर मेहनत करोगे तो पसीना आएगा। पसीना अगर एक बार बहाओगे तो जिंदगी में एसी में बैठोगे, नहीं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी पसीना बहाते रहना, कुछ होना जाना नहीं है समय निकलने के बाद, ठीक है। ज्यादा बात करूंगा नहीं, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। और चलिए भाई, इसकी बात करते हैं तो पहली बार 11 मई को क्या क्या हुआ, क्या था, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर बात करी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, भाई एनडीटी नेशनल टेक्नोलॉजी डे का मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। थीम की हम बात करें इस बार टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों के रूप में इसको मनाया जाता है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। अब ये 11 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि अच्छे पॉइंट है आपके यहाँ से स्टैटिक जीके के बेहतरीन क्वेश्चन निकलने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए भाई, 11 मई को क्या हुआ था आपका, 11 मई को पहले काम की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट जो हंस है आपका, हंस 3, एयरक्राफ्ट हंस 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहला क्या भाई, एयरक्राफ्ट हंस 3 का सफलतापूर्वक उड़ान भरी भाई, हंस ने क्या किया, पहला काम 11 मई को क्या हुआ ये आपके बीच में। दूसरा काम को क्या भैया आपका, त्रिशूल मिसाइल का, भारत ने 11 मई को जो आपका त्रिशूल मिसाइल है, मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ये भी कब आपका 11 मई को हुई, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका भाई इसका दिवस की शुरुआत कब की गई, तो 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट से हुई थी इस राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत। इस दिवस की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, दिवस का आरंभ कब किया गया, तो ये किया गया 1998 में। और आपको पता 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या हुआ था, वे परमाणु परीक्षण किए गए थे, 5 परमाणु परीक्षण कहां पर, पोखरण रेंज भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ था भाई, ध्यान रखिए। देखिए 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण और दुनिया को हमने ताकत दिखाई थी। यूएसए ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, फिर भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बोला तुम करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण का किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कौन थे आपके, अटल बिहारी थे भाई, ध्यान रखेंगे, पूछेगा। 11 मई को ये हुआ था पोखरण राजस्थान के अंदर, पोखरण राजस्थान में किया गया था, ये भी 11 तारीख का ही आपका हुआ था। और इसी दिन के बाद इसको हम विश्व क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 चीजें मैंने बताई, पहली 11 मई को एयरक्राफ्ट हंस 3, आपका 11 मई को त्रिशूल, साथ में 11 मई को क्या होता, परमाणु परीक्षण 1998 में किए गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और इस पर क्या होता है, प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा नजर किस पे, परमाणु परीक्षण पे डाल लेते हैं। तो पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण में, पहला परमाणु जो परीक्षण था कब किया गया था, 1974 में, ये भी याद रखेंगे 1974 में। इसका कोड नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, पूछ लेगा आप लोगों से, स्माइलिंग बुद्धा क्या था, इसका कोड नाम था, स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम था। पूछे ये ऑपरेशन, ये जो स्माइलिंग कोड था, इसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। सीधा सा पूछे स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे, तो पहला परमाणु परीक्षण से है, पहला परमाणु परीक्षण से स्माइलिंग बुद्धा आपका ये है कि नहीं है भाई, ठीक है, कोई नहीं। चलो
1974 में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा यहाँ पर ये करेगा भाई आपका, ठीक है। कोड पूछे तो स्माइलिंग बुद्धा आपके बीच में बनता भी, ठीक है। ओके, भारत द्वारा शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण 1 मई 1998 में किया गया था। शक्ति परमाणु मिसाइल का परीक्षण तो आपका ये भी कब आपका परमाणु मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये भी किया गया था आपका शक्ति नामक जो परमाणु मिसाइल का जो परीक्षण किया गया 1 मई 1998 को किया गया था। और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए गए। 11 व 13 मई को 5 परमाणु परीक्षण किए गए। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है बन जाता है। एक क्वेश्चन रहता है कि जो परमाणु परीक्षण इस बार का क्या इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था, शक्ति दिया गया था। ये भी ध्यान आप लोग यहाँ पर रखने वाले हैं भाई। चलिए, हमने यहाँ पर बात करी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका ध्यान रखेंगे। 11 मई को एयरक्राफ्ट, 11 मई को त्रिशूल, विश्व 11 मई को 98 से मनाना प्रारंभ किया। 11 में अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर राजस्थान के अंदर ये किया गया था। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और उसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। इस बार का शक्ति था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भी। यहाँ पे एक जब इस राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो देश के अंदर मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? मिसाइल मैन की अगर हम बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन। विंग्स ऑफ फायर इनकी क्या थी भाई? विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक थी। और इन्होंने बोला था सपने वे होते हैं जो सो करके कभी नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। और सपने जब देख लेता बंदा तो सो नहीं सकता, नींद नहीं आ सकती है, ठीक है। ये रियलिटी है। सपने कभी भी सो करके नहीं देखना, तो सपने खुली आंखों से देखो और खुली आंखों से ही वो पूरे हो सकते हैं भाई आपके, ठीक है। ऐसे पहले राष्ट्रपति कह सकते हैं जिन्होंने किसकी भाई? ऐसे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पनडुब्बी की यात्रा करी, पनडुब्बी की यात्रा करी, ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसे पहले राष्ट्रपति जो भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति। साथ में यहाँ जब पनडुब्बी की यात्रा की बात आ रही है तो फाइटर विमान, लड़ाकू विमान से ये भारत लड़ाकू विमान से यात्रा करने वाले या लड़ाकू विमान में बैठने वाले पहले विश्व के पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह प्रतिभा देवी पाटिल हैं। प्रतिभा देवी पाटिल ऐसी महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं और जो लड़ाकू विमान में बैठने वाली भी महिला आपकी कह सकते हो। साथ ही हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ऐसे विश्व के प्रथम राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं। और ये राष्ट्र अध्यक्ष बनने से पहले, हेड ऑफ नेशन बनने से पहले क्या थी? ये राजस्थान की क्या थी भाई? राज्यपाल थी, ठीक है भाई। अब हम बात करें प्रौद्योगिकी से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपकी 3 एजेंसियां भारत के अंदर काम, रफ कर रहा हूं इसको मैं, 3 एजेंसियां भारत के अंदर काम करती हैं। खास तौर पे 2 एजेंसी विशेष तौर पे आपकी, एक है डीआरडीओ काम करता है, दूसरा आपका इसरो काम करता है, इसरो, ठीक है भाई। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर स्थापना 1958, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, हेडक्वार्टर दिल्ली। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ये अंतरिक्ष एजेंसी है। अंतरिक्ष एजेंसी अगर पूछे भारत की तो आजकल 2 ही एजेंसियां बड़ी चर्चा में रहती हैं और एक आपका सशस्त्र बल हमेशा चर्चा में रहता है। देखिए देश की सेना की तो बात ही छोड़ो, वो तो हमेशा ही चर्चा में तत्पर ध्यान देने के लिए रहती है। ये दोनों सरकारी एजेंसी आपकी चर्चा में रहती है। एक आपका बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी आपका चर्चा में है। यहाँ एक क्वेश्चन बीआरओ को लेकर के देता हूँ। इसने 50,000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर के ऊपर क्या बना दिया? रोड। चीन के दिमाग को हिला के रखा हुआ है, पाकिस्तान के दिमाग को हिला के रखा हुआ, बॉर्डर के ऊपर इतनी हाइटों के ऊपर ये क्या बना रहे आपके? रोड। तो ये भी हमारी टेक्नोलॉजी और रक्षा से संबंधित चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा इसरो का पहला अगर एक क्वेश्चन बनता है, इसरो का पहला सैटेलाइट वो उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। 1975 में इसने आर्यभट्ट को छोड़ा था। किसकी मदद से? तो यूएसएसआर की मदद से इसने छोड़ा था। क्वेश्चन मेरा यह है कि इसका 100% बिना किसी मदद के लिए इसने अपना सैटेलाइट कब छोड़ा था? उस सैटेलाइट का नाम क्या था? कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ। अब भी जवाब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका चर्चा में है भाई, एक बार इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था प्रौद्योगिकी वाला भाई आपका, और ये आपको पता होना ही होना चाहिए 11 तारीख को हमने कैसे अचीवमेंट किया, कैसे इसको पहली बार बनाया गया, ये सारी की सारी बातें आप लोगों के बीच में धन्यवाद, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका चर्चा में है ट्विटर फ्री स्पीच। चर्चा में आपका क्या है भाई? आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका ट्विटर फ्री स्पीच, ट्विटर की फ्री स्पीच चर्चा में है। ये क्या है? ट्विटर की फ्री स्पीच चर्चा में है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ट्विटर की फ्री स्पीच चर्चा में है, ये है क्या भाई?
लोगों को पता तो लग गया कि ट्विटर क्या है। ट्विटर को देखो खरीद लिया गया एलन मस्क ने। सबसे पहले तो बात करें जो विश्व के सबसे बड़े धनी लोग हैं, विश्व के सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन, आपके एलन मस्क है। एलन मस्क ने क्या किया है, इसको खरीद लिया। किसको खरीद लिया भाई, एलोन मस्क ने क्या किया है, एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। ध्यान रखेंगे कितने में खरीदा था, तो इसने 44 जो बिलियन डॉलर के अंदर 44 आप कह सकते हो अरब डॉलर के अंदर इसने खरीदा था। 44 अरब डॉलर इसने इसको खरीद लिया था। और इसका मतलब क्या है, अब ये नहीं कि मालिक कौन इसके ट्विटर के, तो एलन मस्क है। और ये लोकतंत्र को इनका एक मानना है कि लोकतंत्र में फ्री स्पीच होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक किस्म से कह सकते हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर ये ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब देखो दो चीजें, अभिव्यक्ति की आजादी पर यहाँ पर ये बोलने के लिए ट्विटर पे आके आप कुछ भी बोलो, ट्विटर पे आके आप अपने विचार रखो, और ये ऐसा करने के लिए इन्होंने इसको खरीद भी लिया है, ठीक, एलन मस्क में। लेकिन दुनिया में चर्चा उसी दिन से चर्चा में देखो दो प्रकार की, एक तो पॉजिटिव स्पीच होती है, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव, यानी कि जिसको हेट स्पीच भी बोला जाता है। यानी कि किसी की आप बुराई कर रहे हैं तो वो कहां तक ठीक है, आप ट्विटर के ऊपर बुराई कर रहे हैं तो वो कहां तक ठीक है, और आप पॉजिटिव तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उस स्पीच की यहाँ पर ये बात हम थोड़ा सा करेंगे तो इसका अर्थ समझेंगे। देखिए भाई इन्होंने 44 अरब डॉलर बोले तो 68 अरब रुपए के अंदर इन्होंने खरीद लिया है। ये भी आप लोगों के बीच में मंच को बोलने की क्षमता, इसके पीछे मंच को बोलने की स्वतंत्रता का स्थान, मंच को बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्ति की आजादी की बात कर रहा है यहाँ पर, बोलने की स्वतंत्रता भी। इन्होंने क्या बोला है कि भी खुले मंच पर ट्रोल, गाली गलौज, सूचनाएं, इनको भी लाइसेंस मिल जाएगा। अगर लोगों का क्या कहना है कि भी अगर इस प्रकार की है तो लोग हेट स्पीच भी देंगे, मैं सीधा एक ही शब्द में लिख रहा हूँ, हेट स्पीच भी करेंगे, गाली गलौज भी देंगे, किसी पे कमेंट्स भी मारेंगे, तो वो कहां तक ठीक है, तो वो कहां तक ठीक है। इसके लिए एलन मस्क ने क्या कहा है भाई, एलन मस्क ने कहा है कि फ्री स्पीच का मतलब क्या है, वो देखिए फ्री स्पीच का मतलब ये है कि उनका आजादी से है, मतलब सीधा बोलने की आजादी, ठीक है, ये सुनना भाई, आजादी, बट परंतु कानून के तहत भाई, कानून के अंदर रह करके। अगर किसी देश का कानून ये बोलता है, किसी देश का कानून बोलता है कि तुम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो वो बातें नहीं बोली जाएगी, वो फ्री स्पीच में नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला, अगर फ्री स्पीच को कम करना है, तो स्पीच को कम करना तो क्या करे, देश कानून बनाए भाई, देश से जनता क्या करे, देश से जनता कानून की मांग करे कि इस प्रकार का कानून होना चाहिए। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि कानून के अनुसार ही यहाँ पर बोलना है, ठीक है। फ्री स्पीच का मतलब क्या है, कानून के अनुसार ही बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो सेंसरशिप के खिलाफ है। उन्होंने क्या बोला, नोट डाल के लिखेंगे, उन्होंने क्या बोला, मैं सेंसरशिप, अपनी मर्जी से कोई सेंसरशिप नहीं लगा सकता। इन्होंने बोला मैं सेंसरशिप से, सेंसर जो शिप है उसके खिलाफ हूं। सेंसरशिप का काम क्या होता है, काटना छाटना, जैसे मूवियों के ऊपर एक सेंसर बोर्ड होता है जो कि भाई आपत्तिजनक जो सीन होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ये चाह रहे हैं कि भाई देश कानून बनाए कि क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, बट सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। तो जनता फ्री स्पीच के लिए किससे कम, अगर तुम्हें कम फ्री स्पीच चाहिए तो देश से बात करो, देश की सरकार से बात करो। देश की सरकार क्या करेगी, आपके लिए कानून बनाएगी। लेकिन फ्री स्पीच होनी चाहिए, लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। ये भी यहाँ पर इन्होंने बात बोली है, ठीक है। 4 अप्रैल 2022 को एलन जो मस्क थे, 2022 को इन्होंने 9.2% शेयर इसके खरीद लिए थे, और 15 अप्रैल को इन्होंने पूरे ट्विटर को ही खरीद लिया भाई। तो 15 अप्रैल को पूरे ट्विटर को ही खरीद लिया इन्होंने। किसको खरीद लिया, ट्विटर को ही खरीद लिया इन्होंने, 15 अप्रैल को ट्विटर को खरीद लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर एक बात समझेंगे, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ऐसा ही है, फ्री स्पीच का मतलब क्या होता है कि कोई भी आकर के मंच के ऊपर अपना स्पीच दे सकता है, बट उस स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ बोले, कानून के दायरे में रह करके आप बोलेंगे। अगर आपने फ्री स्पीच को कम करना है तो आप अपने देश से कानून बनवाइए। ये एलन मस्क ने बोले, जो कि आपको पता है, हाँ, देश के विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति। इन्होंने 4 अप्रैल को 9.2% इन्होंने शेयर खरीदे थे, सिर्फ इसीलिए खरीदे कि लोगों को ये व्यक्ति की आजादी की आप ये बात करते हैं। चलिए ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करूंगा आप लोगों से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए समझेंगे आप। एक ये तो हो गया आपका फ्री स्पीच, आपके समझ में आ गया। एलन मस्क आपको पता लग गया, ट्विटर को खरीदा किसने, 44 जो डॉलर है, करोड़ डॉलर, उसके अंदर इसको खरीद लिया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि
आजादी की बात हुई है, स्पीच की बात हुई है, तो देखिए एक बार हम बात करते हैं भारत की, थोड़ी सी भारत की बात करते हैं। तो भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की आजादी की बात कही गई है? तो 5 प्रकार की आजादी की बात प्रस्तावना के अंदर कही गई है। और भारत के फंडामेंटल राइट्स के अंदर कितने प्रकार की आजादी का जिक्र किया गया है? तो 6 प्रकार की आजादी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो भारत की प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, देखिए मैंने सोचा तो सोचने की आजादी, जो मैंने सोचा उसको मैं बोलूंगा अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि थिंक करने की आजादी है नंबर 1। नंबर 2 आपका क्या भाई? आप अभिव्यक्ति की आजादी है। नंबर 3, जो अभिव्यक्त मैं कर रहा हूं उसमें मेरा क्या है? विश्वास, तो विश्वास या बिलीफ, विश्वास की आजादी है। और जो विश्वास है जिसमें मेरा, वही मेरा धर्म है, तो धर्म की आजादी है भाई, ठीक है। और जो धर्म है मैं उसकी उपासना करूंगा, तो आप उपासना की आजादी। 5 प्रकार की आजादी प्रस्तावना के अंदर दी गई है, ध्यान रखना। और 6 प्रकार की आजादी समानता की, शिक्षा की, वो सारी की सारी बातें आपको फंडामेंटल राइट्स वाली पता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने प्रकार की व्यवस्था की गई फ्रीडम की, तो 5 प्रकार की आजादी का यहाँ पर जिक्र है। और फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार, उनके अंदर कितने प्रकार की? 6 प्रकार की आजादी की यहाँ पर बात कही गई है। वही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात किसने करी? एलन मस्क ने करी। उन्होंने ट्विटर के ऊपर बोला कि ट्विटर को मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का मंच देने वाला हूं, ये विश्व के लिए काम करेगा, लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए भाई, इसको एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों, आज की क्लास भाई समय का कुछ है, कुछ विशेष है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं अपनी। और आगे की जो क्लास रहेगी आपकी, मैं यहीं से जो आज आपके कुछ 5-6 क्वेश्चन जो पेंडिंग रहेंगे, इन क्वेश्चनों को मैं फिर वापस जब भी क्लास लेकर के आऊंगा। तो आज का जो करंट था आपका एज ऑन 11 मई आपका जो करंट था, ये हमारी तरफ से बेहतरीन कोशिश है, विजुअल परिवार की तरफ से इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। कोशिश करिए क्लास को शेयर करने की, एजुकेशन का लेवल बढ़ा लेते हैं, मैं आंक लेते हैं लोग जब कम लोग देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वेरी बेस्ट।